फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस यूनिट ऑफ अ कंट्री। संघवाद एक ऐसी सरकार होती है जिसमें पावर अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होता है सेंट्रल और अलग स्टेट के यूनिट्स में। जैसे इंडिया में आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। यह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही सरकार होगी जिसकी मोनोपोली होगी, एक सरकार बाकी सब पे ऑर्डर देगी और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जबकि फेडरलिज्म में होता है कि दो या दो से अधिक तरह की सरकार होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा और दोनों सरकार की अलग अलग पावर होंगी, अलग अलग ज्यूरिडिक्शन होंगे और दोनों ही सरकार एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगी। फेडरलिज्म के 7 फीचर्स होते हैं। नंबर 1 कि फेडरलिज्म में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। नंबर 2 अलग अलग लेवल या अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट के सिटीजन सेम होंगे, जनता सेम होगी, जनता तो अलग नहीं हो सकती है। नंबर 3 अलग अलग लेवल या अलग अलग टीयर ऑफ गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन स्पेसिफाइड होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि किस तरह की गवर्नमेंट को किस तरीके का काम करना है। नंबर 4 कोई भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले स्टेट गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकती या स्टेट गवर्नमेंट अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकती है। दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 कोर्ट को सेपरेट रखा गया है। अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है या कॉन्फ्लिक्ट होता है तब कोर्ट इंटरफेयर करेगा और अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा। नंबर 6 है दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग रेवेन्यू जनरेट करने की पावर दी गई है। दोनों ही गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से टैक्स लेवाई कर सकते हैं। और नंबर 7 है कि दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का सेम ऑब्जेक्टिव होता है कि देश की यूनिटी को सेफ गार्ड करना और देश की यूनिटी को प्रोमोट करना, यानी कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। फेडरलिज्म का एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब तक म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा और एक एग्रीमेंट नहीं होगा कि दोनों मिलकर रहे, तब तक फेडरलिज्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। दुनिया में 2 तरह का फेडरलिज्म है, एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक सिंगल बिगर यूनिट को फॉर्म करते हैं और पावर को यूज करते हैं, और होल्डिंग टुगेदर में एक सिंगल कंट्री अपनी पावर को अलग अलग स्टेटों में डिवाइड कर देता है और अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। कमिंग टुगेदर यूएसए में है और होल्डिंग टुगेदर इंडिया में है। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। इंडिया किस तरह से फेडरल कंट्री है? तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन रखा है। इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया को एज अ होल चलाती है और स्टेट गवर्नमेंट है जो अलग अलग राज्यों को चलाती है। दोनों गवर्नमेंट के काम की भी अलग अलग लिस्ट है जिसे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के काम को यूनियन लिस्ट में डिफाइन किया गया है जिसे हिंदी में संघ सूची कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है नेशनल सिक्योरिटी को देखना, इसके अलावा बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी आदि को देखना। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन आदि। दोनों गवर्नमेंट अपने अपने काम को बखूबी करती है। जैसे देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इस चीज़ को देखना। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी बना रखी है। इंडियन आर्मी आपने सुना है, कभी ये नहीं सुना होगा पंजाब आर्मी, हरियाणा आर्मी, क्योंकि आर्मी इंडियन आर्मी है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है। स्टेट का काम होता है अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी देना। इसके लिए स्टेट ने अपनी पुलिस बना रखी है, जैसे कि दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस। कुछ ऐसे काम भी है जो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिलकर करती है, जैसे एजुकेशन हो गया, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन एक्सेट्रा। इसके लिए भी लिस्ट बनाई गई है जिसे कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है एज ए रेसिडुअरी पावर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जुडिशरी है।
हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को सबसे पावरफुल और सबसे अलग बनाया गया है। वो हमेशा इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम पे नज़र रखती है और कभी भी इन गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। हमारे इंडिया में कुछ छोटे छोटे इलाके भी है जहाँ पे स्टेट फॉर्म नहीं किया जा सकता है, जैसे लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पौंडीचेरी एक्सेट्रा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपना पावर एक्सरसाइज करती है और इसको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ऐसे टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 1-2 साल पहले जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और अब टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। जम्मू कश्मीर को एक अलग पावर दी गई है। वैसे तो जम्मू कश्मीर इंडिया का ही स्टेट है, लेकिन वहाँ पे पहले आर्टिकल 370 लगा था। आर्टिकल 370 का मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर की अलग पावर होगी, उनका एक अलग झंडा होगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और अलग रूल रेगुलेशन होंगे। इट मीन्स कि इंडिया का कोई भी पावर वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि इंडिया के सिटीजन जम्मू कश्मीर में ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, वहाँ बस भी नहीं सकते हैं। हालांकि हमारी बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आर्टिकल 370 को 2019 में रिवोक कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भी नॉर्मल स्टेट की तरह हो गया है। अब हम वहाँ पे ज़मीन भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में भी लागू हो सकता है। इसी तरीके से आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ छोटे स्टेट में आर्टिकल 370 है, वो भी कुछ 371 है, वो भी कुछ 370 से मिलता जुलता है। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से काम करता है? तो इंडिया में फेडरलिज्म सही से काम करे, इसके लिए इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडिया को लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया। जैसे जहाँ पंजाबी बोलने वाले लोग थे उस इलाके को पंजाब बना दिया गया, गुजराती बोलने वाले लोग जहाँ थे उस इलाके को गुजरात बना दिया, और इसी तरीके से। आज़ादी से पहले इस तरीके का कोई भी स्टेट नहीं था। उससे पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जो राजा महाराजाओं के अधीन हुआ करते थे। बाद में स्टेट को बनाया गया। अब होता है लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी किस तरीके से थी? तो 1965 तक इंग्लिश इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज था। 1965 के बाद इंग्लिश को हटा के हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई, लेकिन साउथ इंडिया में इसका विरोध हुआ। साउथ इंडिया, खासकर तमिलनाडु और केरल साइड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको हिंदी आती ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना कहीं से सही नहीं था और इसका इन्होंने विरोध भी किया। अब जाके ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी नहीं है। हिंदी वैसे इंडिया में सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं, बाकी 60% लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना पाना सही नहीं था। अब सरकार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश का, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड है। तभी आप गौर करेंगे कि कहीं भी आप सरकारी कुछ देखते हैं, जैसे बस स्टैंड का नाम हो, रेलवे स्टेशन का नाम हो, या यहाँ तक कि कोई मूवी का नाम स्टार्ट होता है, या रेलवे की टिकट, बस की टिकट, कहीं भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा रहता है। हिंदी के अलावा इंडिया में 21 और अलग अलग लैंग्वेज है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन में भी काफ़ी चेंजेस आते रहे हैं। 1990 से पहले का एरा था जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का कुछ मिसयूज़ करती थी। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर के बल पे स्टेट गवर्नमेंट को चैलेंज करती थी और उनके कामकाज में दखल करते रहती थी। उस समय क्योंकि एक आधी ही सिंगल पार्टी होती थी, जिसके बारे में आप आगे 11-12 में पढ़ेंगे। 1990s के बाद बहुत सारी रीजनल पार्टीज आई जो अलग अलग स्टेट की थी, और उसके बाद कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेकर नहीं आ पाई। कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में इलेक्शन नहीं जीती, और तब से एक नया ट्रेंड चला सरकार बनाने का, जिसको कोएलिशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन सरकार। कोएलिशन गवर्नमेंट में जब एक पार्टी मेजोरिटी लेकर नहीं आती है तो वो बाकी अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर एक सरकार बनाती है। ऐसे में ये ज़रूरी था कि सारी पार्टियों को साथ लेके चला जाए, और तब से सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में काफ़ी सुधार आया है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन यूरोप के कई देशों से बहुत ज़्यादा है।
इंडिया के स्टेट्स में कई सारे गांव हैं जिनकी सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को यहाँ के लोकल लोग ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से प्रोविजन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज का मतलब होता है कि हर गांव या हर इलाके की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अलग होगी। इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा गया है। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक तरह की गवर्नमेंट होगी जो लोकल लेवल पे काम करेगी, जिसे लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज कहा जाएगा। वैसे हमारे आज़ादी के बाद ही इसका प्रोविज़न हो गया था, लेकिन लगातार इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन नहीं होते थे और इन लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर पहले नहीं मिलती थी। 1992 के बाद एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि हर गांव और हर इलाके में रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन हुआ करेंगे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चुना जाएगा। वैसे इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 5 मेन फीचर्स है, जिसमें से पहला है कि रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन हुआ करेंगे। सेकंड है कि हर इलाके में SC, ST और OBC के लिए भी कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन होगा। वुमेन के लिए 1/3% रिजर्वेशन दिया गया है। हर स्टेट के लिए एक अलग से इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो इन लोकल लेवल के इलेक्शन को कंट्रोल किया करेंगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कुछ फंड और कुछ पैसे इन लोकल गवर्नमेंट को भी ट्रांसफ़र किया करेंगे, जिससे कि ये सही तरीके से काम कर सके। अब हर गांव में ग्राम सभा होती है जो वहाँ के 18 ईयर से ऊपर के जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं वो मिलकर बनाते हैं। अब ग्राम सभा की हमेशा रेगुलर मीटिंग हुआ करेगी, कम से कम साल में या 2-3 बार तो होनी ही चाहिए, और उन मीटिंग में इलेक्शन करके ग्राम सभा वाले लोग ही ग्राम पंचायत को चुनेंगे। ग्राम पंचायत में 5 या 5 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं जो पंच कहलाएंगे, और इनका एक हेड होगा जिसे सरपंच कहा जाएगा। बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाने के बाद पंचायत समिति या ब्लॉक समिति बनेगी, और कुछ ब्लॉक समिति पंचायत समिति को मिलाने के बाद जिला परिषद बनेगा। ये एक तरह से 1 by 1 लेवल होगा, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद का हेड जिला चेयरमैन होगा। गांव के ही तरह शहरों में भी लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन है। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी हुआ करेगी, और दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। म्यूनिसिपैलिटी का हेड म्यूनिसिपल चेयरमैन होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड मेयर होता है। ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये एक इंडिया की डेमोक्रेसी में, या कहा जाए वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इंडिया में 36 लाख से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। ये 36 लाख किसी देश का पॉपुलेशन भी हो सकता है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर प्रॉपर तरीके से ग्राम सभा ग्राम पंचायत को पावर नहीं दी गई है, जिस पे वर्कआउट चल रहा है, और आने वाले दिनों में लोकल गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का एसेंस लोकल गवर्नमेंट ही होता है। एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक शहर है पोर्टो एलेग्री। यहाँ पे एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ के शहरों को अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया गया, और इन वार्ड के लोग ही अपने इलाके के डिसीजन लिया करेंगे और फैसले लेंगे और एक गवर्नमेंट की तरह ही काम किया करेंगे। 13 लाख लोग लगभग इस तरीके से मीटिंग करते हैं हमेशा, और अपने अपने इलाके या अपने अपने वार्ड के प्रॉब्लम को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें बजट देती है और उसको सही तरीके से यूज़ में लाते हैं। ऐसे और भी कई कंट्रीज है जहाँ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए कि पावर को सेंट्रल और स्टेट से हटाकर लोकल को दिया गया, जिससे कि वो सही तरीके से काम करे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट करें, और भी चैप्टर्स को समझने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।